सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा निकाले गए स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 की संपूर्ण रणनीति पर। इसमें हम पेपर प्रथम व पेपर द्वितीय के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि किस रणनीति के तहत इसकी तैयारी की जाए ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता बन जाएं। भर्ती बड़ी है, पोस्टें कम हैं और आपको लगता होगा कि इतनी कम पोस्टों पर स्कूल व्याख्याता बनना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे पोस्ट बड़ी होती है, देखने में बड़ी लगती है, वहाँ कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है कि कुछ लोगों का मनोबल वैसे ही गिर जाता है। कुछ लोग चाहते हैं सीटें कम हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करते हैं ढंग से तैयारी नहीं करते, वो रीट, सेकंड ग्रेड या अन्य भर्तियों के पीछे भागेंगे। तो जिन लोगों की बीएड एमए कंप्लीट हो चुकी है या फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं तो वो इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। मान के चले कम से कम भी अगर समय आपको दिया जाएगा तो 6 से 7 महीने समय आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप तैयारी करें। इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, आप फॉर्म भरिए। एलिजिबिलिटी या योग्यता की बात करें तो आपके पास उस सब्जेक्ट में एमए होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, और बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। यानी एमए और बीएड आप अगर किसी सब्जेक्ट से हैं तो आप स्कूल व्याख्याता का फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। इसके अलावा अगर आप एमए फाइनल में भी है, अगर आपका एमए फाइनल अभी क्लियर नहीं हुआ है, एमए फाइनल में आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बीएड फाइनल कर रहे हो तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यह शर्त ये रहती है कि जब एग्ज़ाम करवाती है सरकार, तो एग्ज़ाम से जब आप बैठते हो उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो। तो मान के चलिए एग्ज़ाम जुलाई अगस्त से पहले होगा नहीं, तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो आप बेझिझक होकर फॉर्म भरिए व तैयारी में जुट जाएं। बात करें परसेंटेज की, काफ़ी मैंने जब वीडियोस देखे तो बहुत से लोगों के वहाँ कमेंट्स थे कि सर परसेंटेज कितने चाहिए एमए में या बीएड में। तो यहाँ पर एमए या बीएड में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, आप एमए बीएड सिर्फ पास होने चाहिए। ड्राइंग और म्यूजिक जैसे जो सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने सब्जेक्ट में एमए कर चुके हैं या एमए फाइनल में हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। आप फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू करिए। तो आशा है कि आपको एलिजिबिलिटी की समझ में आ गई होगी, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट बीए में नहीं था और उसमें हमने एमए कर लिया, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर बीए का और एमए का आपस में कोई चक्कर नहीं है। आपके पास जैसे बीए में ड्राइंग थी, ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री थी, एमए आपने पॉलिटिकल साइंस से कर लिया और अब चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चरर बनना, तो आप पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि बीए में वो सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ये होता है प्रमोशन के लिए कि जो लोग सेकंड ग्रेड टीचर बने हैं जिसका बीए और बीएड था, उसके बाद उन्होंने किसी और सब्जेक्ट से जो 3 सब्जेक्ट बीए में थे वो ना होकर एमए में चौथे सब्जेक्ट से एमए कर लिया और प्रमोशन वो चौथे सब्जेक्ट से मांगते हैं, तब नहीं होता, तब वहाँ दिक्कत आती है। प्रमोशन के लिए अगर आपने मान के चले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आपने बीए कर रखा है और एमए कर लेते हो, आप ड्राइंग से चाहते हो हम ड्राइंग के व्याख्याता प्रमोट होकर बन जाए, तो आप नहीं बन पाएंगे। फिर आपको प्रमोशन उसी सब्जेक्ट के अनुसार मिलेगा जो सब्जेक्ट आपके पास बीए में था। तो ये उनके लिए रूल है। डायरेक्ट भर्ती है, इसके अंदर आपको अलग से किसी भी विषय में आपकी एमए है उस विषय से आप फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं। तो आप फॉर्म भरिए जिस विषय में आपने एमए कर रखी है, वो चाहे बीए में था या नहीं था, उस बात को भूल जाइए। अब बात करें मिनिमम पास मार्किंग की। मिनिमम पास मार्किंग 40% ईच पेपर, ये बात नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि 40% ईच पेपर का मतलब 2 पेपर होंगे आपका। एक होता है फर्स्ट जिसे जीके कहते हैं,
फर्स्ट पेपर यानी जीके, इसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए। सेकंड पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का, इसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए। दोनों के अंदर अगर 40% मार्क्स होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। एक में आप 70% ले आते हो, एक में आप 30% नहीं पहुंचते हो, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोनों में आपके पास 40% नंबर होने चाहिए। इसके बाद एससी और एसटी को 5% की छूट है। एससी और एसटी के विद्यार्थी 35% नंबर लाकर अपने पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। बस बात है कि अगर क्वालिफाई से ऊपर नंबर जाएंगे तो आपको कट ऑफ में फ़ायदा मिलेगा, वरना कट ऑफ इतनी हाई जाती है तो आप ये इतना मायने नहीं रखता कि आपका 35% था। यानी 35% केवल आपको क्वालिफाई करने के लिए है, ना कि आपको नौकरी देने के लिए। ये कम से कम है, इसके ऊपर जो लोग आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि पास मार्किंग जो 40% है वो दोनों पेपर में है, एक में नहीं है। जीके में भी 40, सब्जेक्ट में भी 40%। एससी एसटी के लिए दोनों में 35% होने चाहिए, जीके में 35, सब्जेक्ट में भी 35। इतना आपको छूट मिल रहा है। अगर बात करें एज की, मैंने यहाँ एज नहीं लिखी, एज की अगर बात करें तो एज आप 21 साल से 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं आप। तो बेझिझक आप वहाँ तक तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए। जिसकी एज 40 के पास तक है वो भी फॉर्म भरिए। एससी एसटी को जो छूट होती है वो 45 तक पहुँच जाते हैं। और महिलाओं की उम्र यहाँ पर दे नहीं रखी, महिलाओं की 10 साल की छूट है समथिंग, तो 50 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो विधवा या तलाकशुदा है उनको उम्र नहीं दे रखी, तो वो 55-60 तक में फार्म भर सकते हैं। और 60 साल तो रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है, तो क्या भरेंगे, मान के चलो 55 साल 50 साल तक की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अब बात करें क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आते हैं। जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, पहली बार फॉर्म भरे हैं, उनके लिए कुछ समझना ज़रूरी है। जो बच्चे एक आध बार पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार पेपर आता है, कितने पेपर है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार पेपर दे रहे हैं तो वो एक बार ज़रूर देख लें। फर्स्ट पेपर जो होता है हमारा वो होता है जीके का। फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उसके अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कुल मार्क्स बन जाते हैं 150। यानी 150 नंबर का प्रश्न पेपर होगा, क्वेश्चन उसके अंदर 75 होंगे। 75 प्रश्न 150 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए आपको 150 नंबर इसके मिलते हैं। ये बात है फर्स्ट पेपर की। और फर्स्ट पेपर के अंदर काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब साइकोलॉजी और जोड़ दिया गया है, एजुकेशन मैनेजमेंट पहले था। तो काफ़ी लंबा पोर्शन है इसके अंदर, किसी में 10, किसी में 5-15% आते हैं। तो हम आगे जिक्र करने वाले हैं। तो पहले आप ये समझिए कि पेपर 2 होंगे। फर्स्ट पेपर आपका जीके का है, जिसके अंदर 75% होंगे, 150 नंबर होंगे। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर होगा। उसके अंदर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 150 प्रश्न 300 नंबर के होंगे। यहाँ भी एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 150 प्रश्न आपके 300 नंबर आपको देकर जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखोगे तो दोनों पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन है 225 क्वेश्चन होंगे और नंबर होंगे इनके 450। पास मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर जो 40% पास है, 40% देखे तो फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम 30 नंबर आपको चाहिए। आपको 30 प्रश्न, क्षमा कीजिए प्रश्न है, 30 प्रश्न आपको पास करने हैं 40% के लिए फर्स्ट पेपर में। और दूसरे पेपर में आपको कम से कम 60 प्रश्न ठीक करने हैं। सेकंड पेपर 150 नंबर का है, 150 प्रश्न का है। इसके अंदर 60 प्रश्न आपके ठीक होंगे तब आप 40% तक पहुंच पाएंगे। और फर्स्ट पेपर में 30% सही होंगे तब आप 40% तक पहुंच पाएंगे। और एससी एसटी को जो 5% की छूट है, तो यहाँ पर 75 की में 30 के बजाय 27 नंबर चाहिए उनको। और यहाँ पर आप समझ लीजिए 54 नंबर लगभग आपको पर्सन आपको चाहिए, और यहाँ पर 27 चाहिए एससी एसटी के लिए।
तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोनों पेपर कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आपको पास होने के लिए कम से कम चाहिए। अगर इतने आपके नहीं होते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। पहले आपको ये क्राइटेरिया पास करना ही होगा, उसके बाद आपके अधिक नंबर होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करें हम बुक लिस्ट की कि हम कौन कौन सी बुक पढ़ें पेपर फर्स्ट के लिए। पहले ये पेपर है फर्स्ट, जो हमारा जीके का फर्स्ट पेपर है, उसके बाद है हमारी रणनीति पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ें। सबसे पहले आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, चाहे आप वो गाइड लक्ष्य की लो या पेनोरमा की, मुझे दोनों ठीक लगती है। लक्ष्य और पेनोरमा दोनों अच्छा मैटर होता है, ये ले सकते हैं। इसके अलावा आरबीडी भी आ रही है, बहुत सारी मार्केट में किताबें मिल जाती है। आपको संकल्प की आती है, आरबीडी की तरफ से आ रही है, सिखवाल की है, फर्स्ट रैंक की है। आपको जो शूट करे, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे। किताबों का सिर्फ मैटर रहता है भाषा से, कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी लिखी है, लिखने का तरीका उनका कैसा है, वरना मैटर सभी का एक जैसा है। महाराणा प्रताप का जो जन्म जब हुआ था, सभी किताबें वही लिखेंगे। को 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, सभी किताबों में वही मिलेगा। तो आप बदल नहीं सकते, ज्योग्राफी बदल नहीं सकते, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बदल नहीं सकते आप। जो जितना है वही रहेगा, सब किताबों में लगभग सेम रहता है। बस थोड़ी बहुत उनकी लिखने का कौशल होता है, वो सबका अपना अलग होता है। किसी को पढ़ना किस प्रकार अच्छा लगता है, किसी को वन लाइनर पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप लक्ष्य या पेनोरमा में से किसी एक को चूज कर सकते हो, और भरोसा करिए सिर्फ एक एक के ऊपर ही। दो तीन आप गाइड मत लेके बैठिएगा, एक गाइड रहेगी तो आप उस ढंग से पढ़ पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि दो घोड़ों पर सवार जब होते हैं तो वो गिरते हैं। आप एक ही बुक अपनाएं, उसको तैयारी करें। इसके साथ में जब आपको ये लगता है कि इस लक्ष्य की गाइड में या पिनोरमा की जो हमारे पास पिनोरमा की जो गाइड है, उस गाइड में मैटर कुछ कम है, कुछ मैटर हमें और चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, हमें टॉप पर बनना है या ऊपर नंबर लेके जाना है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर से हमें चाहिए, तब आपको एक काम करना है। जो सभी इनके पार्ट है, उन पार्ट की अलग अलग एक एक बुक आप और ले आएँ ज़रूरत के अनुसार। मैं ये नहीं कहूँगा सभी को ये लेके आनी है, जिसको ज़रूरत लगती है तब आप एक अलग बुक लेके आएँ। और जैसे इतिहास सब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत लगभग सबको है। इतिहास जो लक्ष्य या पेनोरमा में दिया है उतना ठीक है। इसके अलावा अगर आप अलग से एक और बुक पढ़ लेते हो, क्योंकि यहाँ से लगभग 15% आते हैं, आपको पास होने के लिए 30 नंबर तो चाहिए, 50% तो लगभग यही लेके आता है, 15%। इसलिए इसके इस पार्ट के अंदर आपको अलग से बुक होनी ही आवश्यक चाहिए। और जो सबसे अच्छी बुक मैं मानता हूँ, पवन भंवरिया जी की किताब है, जो नाथ पब्लिकेशन की तरफ से भी आती है। आप उस किताब को आप पढ़िए, राजस्थान व भारत का इतिहास कवर करवाएगी, अच्छी बुक होगी। तो आप इसको लक्ष्य के या पेनोरमा किताब बुक आप गाइड लेते हो, उसके अलावा इतिहास के लिए आप अलग से बुक लीजिए पवन भंवरिया जी की। गणित व रीजनिंग को आप छोड़ने की गलती मत करना। गणित, रीजनिंग व संख्या के तीनों में से लगभग 10-12% आते हैं। आप इसको आरबीडी या अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है वहाँ से करिए, या आपके पास जो गाइड है उसके अंदर भी काफ़ी प्रश्न दिए होंगे, उनको आप अभ्यास कीजिए। रीजनिंग के 4-5 प्रश्न आते हैं, वो सभी बच्चे कर लेते हैं, 3 से 4 तो आराम सबको आ जाते हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। गणित का कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ होता है, जैसे बीज गणित होती है टफ हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो आपका चाल, समय, दूरी, केंद्रीय परिमाप वाला जो प्रश्न है, जो सारणी टाइप प्रश्न आते हैं, परसेंटेज निकालने वाले जो प्रश्न आते हैं, वो थोड़े आसान हो जाते हैं। तो आप इनको देखो, औसत वाले जो प्रश्न आ जाते हैं, तो वो प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। एक दो बार अगर आप कर लोगे तो आप इनको सीख जाओगे। सीखना मुश्किल नहीं है, चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाती है, सीखना मुश्किल नहीं होता। अगर एक जिस चीज़ को आप सीख जाते हो तो उसे आप बार बार कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो आप सीखो, बहुत मुश्किल वाला पार्ट छोड़ देना, आसान जरूर करना, बिल्कुल स्किप मत कर देना। ये गलती अगर आप करोगे तो आप बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। क्योंकि पहले आप गणित स्किप करोगे, फिर कहोगे अंग्रेजी छोड़ दें, फिर कहोगे विज्ञान भी छोड़ दें, तो ऐसे छोड़ते जाओगे तो नंबर आपके पास बहुत कम बचेंगे। जब करके आओगे पेपर, अगर बाई चांस जो आपने 4-5 पोर्स छोड़ दिए, 4-5 पार्ट छोड़ दिए और बाकी 4-5 को तैयार मजबूत कर लिया, क्या पता जो छोड़ा है वहाँ से पेपर आसान आ जाए, जो तैयार किया वहाँ से मुश्किल आ जाए। तैयार कर रखा है फिर भी इतना मुश्किल आ गया कि आप सारे प्रश्न नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो पार्ट है उनको सभी को थोड़ा थोड़ा तैयार रखें।
बिल्कुल मत छोड़ें। इसके बाद हिंदी जो है, हिंदी के लिए आपको कक्षा 9 से 12 की जो व्याकरण की किताब आती है उसे आप पढ़िए, और जो आपकी गाइड है, जैसे लक्ष्य है, पेनोरमा है, उस गाइड में जो मैटर दे रखा है उसे पढ़िए। इतना आपके लिए हिंदी में काफ़ी रहेगा। अंग्रेजी है, वो अगर आप बिल्कुल परेशान हैं तो छोड़ सकते हैं, वरना जो इतना गाइड में मैटर दिया उतना पढ़ लीजिए। इसके कुछ जो प्रयोज्य शब्द होते हैं या विलोम शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, उनको आप ज़रूर याद रखिए। आधा लगभग मैटर है, वो कर सकते हैं वो। इनके प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा तो पर्सन आपको कुछ आने आसान हो जाएगी। 1-2% भी आप पढ़ के जाओ, पढ़ के इतना जाओ कि 1-2% तो आप कर सको अंग्रेजी में से, बिल्कुल स्किप मत करना इसको भी। और जो मैटर गाइड में है इतना ही आप इसका ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने बैठोगे तो आप उलझ जाओगे। विज्ञान, विज्ञान का भी मैं आपको यही कहूँगा कि जो गाइड में दे रखा है वो इनफ है आपके लिए, उसको ज़रूर आप पढ़ के जाइए, स्किप मत करना, पढ़ना। और जो प्रैक्टिस सेट आप लेके आओगे उसमें जो पर्सन होंगे वो भी आप कर लीजिएगा। फिर है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल जो है, इसके लिए आप दिंदवाल पब्लिकेशन की या नाथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है उससे आप पढ़िए, अच्छी रहेगी। जो लक्ष्य और पेनोरमा की है उसके अलावा दिंदवाल या नाथ पब्लिकेशन की किताब आप पढ़ लीजिए अच्छी कर। यही राजनीति विज्ञान के लिए नाथ की और वह ये किताब आती है, आप इसको भी पढ़िए। यानी एक किताब शायद आ रखी है नाथ पब्लिकेशन की, जिसके अंदर राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों का शायद मिलाकर दिया हुआ है, तो आप इस किताब को भी पढ़िए। अच्छी किताब है, दोनों दोनों पार्ट को एक साथ मिलाया हुआ है, यहाँ पर है, एक ही बुक के अंदर है, तो आपको वो बुक मिल जाएगी मार्केट में, तो आप पढ़िए। फिर है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इस बार फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया है, सेकंड से हटा दिया है। सेकंड से सारा मैटर नहीं हटा, केवल मनोविज्ञान हटा है। वहाँ पर शिक्षण अभिरुचियाँ यानी पेडागोजी अभी भी पार्ट सेकंड के अंदर है। आईसीटी कंप्यूटर वगैरह को जो पार्ट आता है वो भी पेपर सेकंड में है। शिक्षण विधियाँ हैं वो भी पेपर सेकंड के अंदर शामिल है, सब्जेक्ट के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पेपर फर्स्ट के अंदर केवल मनोविज्ञान को यहाँ पर जोड़ा है, तो मान के चलो 5 से 7% आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और सबसे उत्तम सर्वोत्तम किताब अवनी पब्लिकेशन की है, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धीर सिंह दाबाई जी की द्वारा जो किताब छप लिखी जाती है मनोविज्ञान की अवनी पब्लिकेशन की तरफ से, आप उसे पढ़िए, ज़्यादा कहीं भागने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। शैक्षिक प्रबंधन जो है, इसमें कलाम की आप किताब आती है वो देख लीजिए। जो नेवरी सर ने नोट्स निकाल रखे हैं वो आप देख लीजिए, या नेवरी सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और एक किताब है मुकेश पंचौली सर भी शैक्षणिक प्रबंधन का मैटर ठीक दे रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। जो तीनों में अच्छा लगे वो एक ले आओ, आप पढ़ो। ज़्यादा कहीं मत पढ़ने की भागने की जरूरत नहीं है, 4-5 किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई एक किताब ले लो, चाहे नेवरी सर का मैटर पढ़ लो, कलाम की किताब पढ़ लो, या मुकेश पंचौली जी का पढ़ लो। ये अच्छी किताबें हैं, इससे आपका वो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा आपके पास जो गाइड होगी उसमें भी मैटर होगा, और अलग से एक किताब और ले रहे हो तो लगभग आपके पास डबल मैटर हो रहा है, तो आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं बचती। फिर है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप मंथली पढ़ते जाएं, मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ लें, या 2 महीने से मूमल आती है उसको पढ़ लीजिए। और एग्ज़ाम के टाइम, और वैसे आपके पास एक मूमल की जो मुख्य किताब है वो चलती है, उसे पढ़िए आप। एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता है तब पब्लिकेशंस होते हैं, हर मार्केट की तरफ में बहुत सारी किताबें आ जाती है, हर कोचिंग वाला अपनी अपनी गाइड निकालता है, तो जब पेपर नज़दीक होगा तो काफ़ी मार्केट में किताबें उपलब्ध हो जाएगी आपके पास करंट अफेयर की। उस समय आप एक किताब लेकर, जैसे मूमल की भी उस टाइम स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की लेकर आएगी, पिछले बार भी निकाली थी, अच्छी किताब थी, इस बार फिर निकालेंगे, आएगी। तो जब तक किताब वो नहीं आती है तब तक आप मंथली या 2 महीने से किताब जो आती है वो पढ़ते रहें, क्रोनोलॉजी करते रहें, और आपको अपने साथ साथ इसको करते जाएं। इस पर रोज़ का आधा 1 घंटा आप लगाते जाएं, ज़्यादा टाइम मत दो, आधे घंटे का पढ़ दो इसको। और कहो अगर रोज़ टाइम नहीं दे रहे तो महीने के एंड में जो किताब आ रही है बस उसको पढ़ दो, और आपका इस तरह से करंट अफेयर पार्ट जो है मजबूत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर जो 75% हैं उसमें से टारगेट आप बना के चलते हो 55 से 60 नंबर का, 55 से 60 नंबर का टारगेट अगर लेके चलते हो, जैसे मान लिया आपने अंग्रेजी आपने छोड़ दी, आपने सोचा गणित में इतने गणित रीजनिंग के 10-15 में से हमारी 7-8 नंबर हम ला पाएंगे,
या विज्ञान टफ लगती है, विज्ञान को आपने छोड़ा, तो लगभग फिर भी आप 55 से 60 नंबर का आप मैटर आप तैयार करते हो। तो बाई चांस आपके प्रश्न गलत होते हैं तो लगभग 40 से 45 नंबर आप ले आते हो, 40 से 45% आप ठीक कर जाते हो, तो आप काफ़ी आगे निकल जाते हो। 40 से 45% का आपको ठीक होने ही चाहिए, 45 से कम % तो कुछ नहीं बनता, क्योंकि कट ऑफ जब हाई जाएगी तब दिक्कत होगी। आपको एक बार लगेगा कि आप नहीं, पास मार्किंग 30 नंबर काफ़ी है, लेकिन जैसे ही कट ऑफ ऊपर जाती है तब लगता है यार ये थोड़ा पढ़ लेता तो इसमें नंबर कुछ और आ जाते। सब्जेक्ट केवल टफ आ जाता है तब ये नंबर काम आते हैं। सब्जेक्ट अगर आसान होगा तो सभी के लिए आसान होगा, आपका जो कंपटीटर है उसके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि इसके अंदर आप टारगेट लेके चलें 50-55 नंबरों का, तब जाकर आप थोड़ा अच्छे नंबर ला पाएंगे। अगर आपने टारगेट ही 30 नंबर का बनाया है तो आप पेपर में मुश्किल से 20-25 नंबर ला पाओगे और क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो टारगेट रखिए 50-55 के आसपास, तब जाकर आप क्वालिफाई भी कर पाओगे, अच्छे नंबर भी ला पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। देखो रणनीति, क्या रणनीति रहेगी कि हमें इनको किस प्रकार पढ़ा जाए। अभी आपके पास समय मान के चलें 6 से 7 महीने का समय मान ले, 6-7 महीने का समय माने, तो पेपर फर्स्ट है उसके लिए आप 5 से 6 घंटे का समय दीजिए अभी। उस पेपर सेकंड है उसके 5 से 6 घंटे उसे भी दीजिए। अगर आपका पार्ट आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा पेपर फर्स्ट जो है मेरा अच्छा है, सेकंड थोड़ा कमज़ोर है, तो टाइम आप घटा बढ़ा सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए टाइम कम कर दीजिए, यहाँ थोड़ा अगर 5 घंटे कर दीजिए तो यहाँ 7 या 8 घंटे कर दीजिए। किसी को लगता है मेरा सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, मुझे सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो सब्जेक्ट आप फिर भी 4 या 5 घंटे पढ़िए और 7-8 घंटे यहाँ कर दीजिए, 7 या 8 घंटे यहाँ पढ़िए आप। तो लेकिन पढ़ना कम से कम 10-12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा अभी, तब जाकर आपको स्कूल व्याख्याता पद मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पद है, गजटेड पद है, राजपत्रित अधिकारी का पद होता है, मोहर मिलती है, मोहर की एक अलग शान होती है, ग्रीन पेन चलता है। तो आप सबको पता है ग्रीन पेन चलाने में जो मज़ा है वह आसानी से नहीं आता। तो इसके लिए आपको 10-12 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करें इसके नोट्स की, तो जैसे आप पढ़ते जा रहे हो तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि बार बार किताबों को पढ़ना मुश्किल होता है। किताबों को 1 या 2 बार पढ़ा जा सकता है, एग्जाम तक इनको नोट्स तैयार कर लें और आखिर में इनको नोट्स का बार बार रिवाइज कर लें, क्योंकि नोट्स का जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ही आप सफलता के पास पहुंचेंगे। जिस बच्चे ने नोट्स बनाई हैं समझ लो वह सफलता के पास जा रहा है। जो व्यक्ति नोट्स नहीं बनाते हैं, पेन नहीं उठाते हैं, केवल किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो केवल पढ़ रहे होते हैं, सफलता के आसपास नहीं पहुंचते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कह रहे हैं हम 4 साल से 5 साल से 10 साल से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हमारा नहीं हो रहा। उनका मेन कारण होता है वो पेन कॉपी नहीं उठाते हैं, केवल किताब लेके बैठ गए। या 3-4 साल से चलन चला है यूट्यूब पर पढ़ने का, तो केवल यूट्यूब के सामने मोबाइल चलाया उसके सामने बैठ गए, उसने पढ़ाया देखते रहे, जैसे बंद किया उसके बाद गोल हो गया सब, कितना क्या पढ़ा कहाँ से निकल गया, समझ से बाहर है। अब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो भी उनका मैटर लिखिए, नोट्स बनाइए, उन्होंने क्या पढ़ाया, उसके बाद उसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर आपको वो चीज़ याद रहेगी कि हमने यूट्यूब पर ये पढ़ा। उसके बिना तो मूवी देखने जैसा बात, मूवी देखते हैं वो इसमें इंटरेस्ट आता है, कुछ चीज़ याद रहती है, वरना यहाँ कुछ आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्ट्स याद रखने होते हैं, एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और सबसे याद रखने का बेहतर तरीका है कि नोट्स बनाएं, बुक्स पढ़ें, इंपॉर्टेंट लाइन मिली इसको आप अलग लिख दें, इंपॉर्टेंट डेट मिली लिख दें, इंपॉर्टेंट को युद्ध मिला लिख दें, यानी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती जाएगी उनको आप लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, तो आप एग्ज़ाम टाइम में उन चीज़ों को याद कर लोगे और ये अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। रिवीजन 5 से 6 बार आपको करना पड़ेगा, और 5 से 6 बार रिवीजन तब होगा जब आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे तैयार होंगे, क्योंकि बुक जब पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते 4-5 महीने तो आपको बुक में निकल जाएंगे एक बार में, और बाकी 2-3 महीनों में फिर दूसरी बार बुक पूरी नहीं होगी, तो 7-8 महीनों के अंदर तो 2 बार बुक नहीं पढ़ी जाएगी आपसे। रिवीजन 5 से 6 बार कहाँ से होगा, तो 5 से 6 बार रिवीजन तब होगा जब आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे। मेरे पास नोट्स इस प्रकार मैंने बना रखे हैं कि अगर मैं पढ़ने बैठूं तो सुबह से शाम तक उस नोट्स को कवर कर दूं एक दिन में। इस तरह के मेरे पास नोट्स बनाए थे मैंने, यानी नोट्स आपके पास इस तरह होने चाहिए कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर इसको पूरा कर दो आप, तब जाके आपको एग्ज़ाम से 2 दिन 4 दिन पहले पूरा सिलेबस आंखों से निकल जाए, तब आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके देखने चाहिए। जहाँ तक जितने भी आपको उपलब्ध हैं उनको करके देखिए, तब इससे आपको पेपर की स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि पेपर वाले कैसे पेपर में प्रश्न पूछते हैं, तो आपको याद करना, तैयारी करना आसान हो जाता है। अभ्यास, अभ्यास आपको बार बार करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आपको केवल यूट्यूब पर, आप देखते हो बच्चों को कि यूट्यूब पर चलाकर वीडियो बैठ जाते हैं, यूट्यूब वाले सर अपना प्रश्न पढ़ाते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, उनके अभ्यास खुद का सर का होता रहता है, उनके व्यूज़ बढ़ते रहते हैं, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके 2-4 तब तक याद रहते हैं जब तक उनको सामने देखते हो। आपने खुद ने पढ़ा नहीं है, जब तक प्रश्न बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पर देखते हो तो सर प्रश्न बोल के सुनाते हैं, आपको टिक करना होता है, केवल आप बस बैठे बैठे देखते रहते हो, सर ने प्रश्न पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आप पढ़ते भी नहीं हैं, तो आप सफलता से दूर हो जाते हैं। आप तैयारी अगर अच्छे से कर रहे हैं तो मेरी एक बात अगर माने, तो आप बाज़ार से अभ्यास पुस्तिका खरीदें, प्रैक्टिस सेट खरीदें और खुद प्रश्न पढ़ें और टिक करें, उसके बाद खुद एनालिसिस करें, प्रश्नों को खुद मिलाएं, कौन सा प्रश्न गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत कैसे हो गया। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करने के बाद फिर एक बार क्रॉस चेक करें कि मेरे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर पेपर में गलत हो रहा है और कौन सा टॉपिक है जो हर पेपर में अच्छा हो रहा है। तो ये करने के बाद 3 से 4 पेपर में आप पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पार्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ा है, अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ा है। और ये काम आपको परीक्षा से 2-3 महीने पहले करना है, ताकि 2-3 महीने आगे के समय में अपने उस कमज़ोर पार्ट को मजबूत कर सको। तो आपको ये काम 2 से 3 महीने पहले करना है, प्रैक्टिस सेट वाला, ताकि आप बाकी 2-3 महीनों में फिर से इसको चीज़ को अच्छा कर सको, इम्प्रूव कर सको। सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। अगर आपने कोई कोचिंग शुरू कर रखी है तो उसे पूरा कर लीजिए। अगर आपने पहले कभी कोचिंग की है तो दोबारा कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना कोचिंग के भी परीक्षा पास की जा सकती है। मैं खुद उदाहरण हूँ, DSSB में टीचर हूँ और मैंने बिना किसी कोचिंग के यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। इससे पहले भी जो कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था वो मैंने बिना ही कोचिंग के पास किया था। हाँ, इंटरव्यू मेरे नंबर कुछ कम बने थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया कॉलेज लेक्चरर में आगे, लेकिन मैं एग्ज़ाम पास किया था वो भी बिना किसी कोचिंग के। और DSSB में पेपर PGT व TGT दोनों ही पेपर मैंने पास किए हैं। TGT व PGT दोनों ही पेपर मैंने पास किए हैं, वो भी बिना किसी कोचिंग के। PGT में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास MFA या जो क्वालिफिकेशन होती है वो नहीं थी। TGT के अंदर मैं आज कार्यरत हूँ, 2 साल से दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। तो आप बिना किसी कोचिंग के आप तैयारी कर सकते हैं। जहाँ अगर आपको अच्छा लगता है, एक बार मैटर पढ़ लिया, पढ़ रहे हो को ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट सेल्फ स्टडी के अनुसार करें। मैं कहूँगा प्रैक्टिस सेट अपने ही करें, बुक से करें, सारा दिन यूट्यूब पर टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय निकलने के बाद पछतावा होगा, उससे बढ़िया है कि अभी आप किताब उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें, प्रैक्टिस सेट लगाते जाएं। तो समझ में आया होगा आज की रणनीति किस प्रकार आपको काम करना है। यानी पेपर फर्स्ट सेकंड को 5-6 घंटे देने, दोनों को फर्स्ट व सेकंड को 5-5 घंटे टाइम देना है। अभी जो कमज़ोर हो उसे ज़्यादा दे दो, जो अच्छा है उसे थोड़ा कम कर दो। नोट्स बनाओ, रिवीजन 5 से 6 बार पेपर तक हो जाना चाहिए आपका। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, पुराने प्रश्नों को बार बार हल करना है, उनको समझना है कि पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, अभ्यास करना है। प्रैक्टिस सेट आपको निकालने हैं, वो भी मार्केट से गाइड या किताब लाकर करने हैं, प्रैक्टिस सेट लाकर करना है। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करें हमारे चित्रकला सब्जेक्ट की। मैं मुख्यतः चित्रकला सब्जेक्ट से हूँ, ड्राइंग टीचर हूँ दिल्ली में, तो चित्रकला की बात बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल सीटें 35 है, जनरल के लिए 11 सीटें हैं, SC के लिए 5 सीटें हैं, ST के 7 सीटें हैं, OBC की 6 सीटें हैं, MBC मोर बैकवर्ड क्लास जो है वहाँ अति पिछड़ा वर्ग उनकी है, और AWS के लिए 4 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 35 सीटें हैं। कुछ बच्चे कहेंगे SC से ST की सीटें ज़्यादा कैसी होगी 7, तो यहाँ पर 2 से 3 सीटें, तो 3 सीटें तो वही है जो पिछले साल खाली रह गई थी। यानी 3 सीटें ST की पिछले साल खाली रह गई थी, जो पेपर लोग पास नहीं कर पाएंगे। तो हाल तो ये है कि लोग पेपर क्वालिफाई तक नहीं कर पाते कुछ कैटेगरी में, तो आपको पेपर को क्वालिफाई मार्क्स अवश्य लाने होंगे, तब जाकर आप ये सपना पूरा कर पाओगे। तो यहाँ पर 3 सीटें लगभग वो है, तो आप कुल मिलाकर अब यहाँ पर 7 सीटें हैं, SC के लिए 5 है, जनरल के लिए 11 है, तो कुल मिलाकर 35 सीटें हैं, अच्छी सीटें हैं। अभी भी सीटें बढ़ने की संभावना है,
तो सीटें अभी भी प्लस में हो जाएगी, बढ़ेगी सीटें तो 60-70 तक पहुंच सकती है। तो आपके पास सबके पास लगभग डबल सीटें हो जाएगी। तो आप तैयारी को अपने बेहतर बनाएं, रणनीति के साथ इस पर काम शुरू करें। इसके लिए अब मैं बात बुक्स बताऊंगा। तो आप रीता प्रताप की जो किताब आती है भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला का इतिहास, इस किताब को अवश्य एक बार पढ़ लें और नोट्स बनाते जाएं, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये किताब आप नहीं पढ़ना चाहते इसका नोट्स मिल जाए, तो इसकी एक किताब है जिसका नाम है हर्षदीप। जो हर्षदीप नाम से एक किताब आ रही है, हर्षदीप नाम से जो किताब है ये वो केवल इसी का शॉर्ट रूप है, इसी का नोट्स बना के लिखा हुआ है। अगर आप ये किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हर्षदीप की जो किताबें आ रही है, 2-3 किताबें उनके मार्केट में आई है, वो आप ले आएँ। इसके अलावा 11वीं और 12वीं की जो चित्रकला की बुक है उससे आप अच्छे से पढ़िए। एक गाइड है एग्जाम पॉइंटर, ये सभी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र के लिए, वेस्टर्न आर्ट के लिए अलग से बुक नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक हो जाती है, काफ़ी मीटर ज़्यादा हो जाता है, पर्सन वहाँ से कम आते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ ना करके एग्जाम पॉइंटर पढ़ोगे तो उसके अंदर सबका पार्ट का अच्छा मैटर यहाँ पर दिया हुआ है। सौंदर्य शास्त्र भी इसमें अच्छा खासा लिखा है। वेस्टर्न आर्ट जो है, आधुनिक कला व वेस्ट जो पश्चिम का इतिहास है, वो पूरा मैटर इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप इसको बुक को पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गाइड की आवश्यकता नहीं है, केवल ये गाइड आपके लिए काफ़ी रहेगी। रेफरेंस बुक में आपको ये चाहिए तो रीता प्रताप की बुक पढ़ सकते हो। रीता प्रताप की बुक में भारतीय चित्रकला व भारतीय मूर्तिकला का इतिहास है, और जो आपका फर्स्ट ग्रेड में जितना मैटर आता है इतना इसमें काफ़ी मैटर दिया हुआ है। इसके अलावा इसी किताब का शॉर्ट रूप हर्षदीप की किताब है, आप उसको पढ़ सकते हो। 11वीं-12वीं किताबें हैं और गाइड है, एग्जाम पॉइंटर पढ़िए, और इसके साथ में पुराने पेपर व प्रैक्टिस सेट पेपर आप लगाइए, अच्छे से इनको करके देखिए। आपको पर्सन एक क्वेश्चन की गाइड आती है, वो अगर पढ़ना है तो यूथ कंपटीशन की या घटना चक्र की जो किताबें आ रही है उसमें से किसी एक को ले लीजिए। उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, लगभग 11 से 12 हज़ार प्रश्न हैं जो TGT PGT दिल्ली KVS NVS UP जहाँ भी कला के एग्ज़ाम होते हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम की बात इसके अंदर प्रश्न दिए हैं इस बुक के अंदर। चाहे बाकी यूथ कंपटीशन वाली ले लो या घटना चक्र के ले लो, दोनों किताबों में प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको तैयारी करोगे तो आप अवश्य एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। और मेरी सभी के शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ पढ़िए। मैं नहीं कहता मेरे पास ये पढ़िए, मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं पहले बताया कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पढ़ा रहा हूँ। स्कूल में तो कम टाइम मिलता है, जितना मुझे टाइम मिलता है फैमिली के साथ कुछ निकल जाता है। कोशिश मेरी फिर भी रहती है मैं आप बच्चों के लिए निःशुल्क वीडियोज़ उपलब्ध करवाता रहूँ। आगे मैं एक तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ भी जारी करने वाला हूँ, जो गूगल फॉर्म पर या किसी प्रकार से मेरे जैसा हो पाएगा, या हम टेलीग्राम चैनल बनाकर उपलब्ध होगा तो मैं आपको निःशुल्क एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। और जहाँ से आप और कहीं से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी अवश्य कीजिएगा, अभ्यास पर्सन खुद करके देखिएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी मेरी रणनीति, मेरा सुझाव अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ मन में डाउट हो तो आप मुझे प्रश्न करके फिर पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।